नमस्कार सभी को। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो आपके सामने आ चुका है और आज हम लोग जरा ध्यान देने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर। दैट इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और सेकंड इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बस इनका छोटा सा हमें क्लासिफिकेशन जो है वो करना है। दो रिपोर्ट्स आपके सामने लिखी है मैंने, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। देखो रिपोर्ट्स असल में क्या होती है, जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है तो रिपोर्ट कार्ड इज अ कल्मिनेशन ऑफ नंबर्स। कई सारे नंबर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिले हुए होते हैं उसमें। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट है विच इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है और यहां पर इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। बेसिकली यहां पर वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। असल में वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, इट डज कंपैरिजन। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है जहां पर वर्ल्ड बैंक कंपैरिजन के लिए जो क्राइटेरिया उठा रहा है, बेसिस जो उठा रहा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यानी कि इसका जो पहला पार्ट था उस वीडियो में देखा कि पर कैपिटा इनकम एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि उससे हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चलता है, ना ही हेल्थ और ना ही एजुकेशन। वहीं यहां का जो बेसिस है जो यूएनडीपी कंपेयर कर रही है, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये ज्यादा बेहतर मैं मानूंगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, कंपैरिजन बेसिस पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक का, और वहां पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, क्राइटेरिया सेट कर दिया है। क्राइटेरिया है कि अगर कंट्रीज इतने डॉलर से ऊपर कमाती है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज रिच कंट्रीज। गिवन क्राइटेरिया से कम कमाती है तो वो पुअर कंट्रीज, एंड द कंट्रीज लाइंग बिटवीन द क्राइटेरिया ये आ जाएंगी आपकी मिडिल इनकम। ठीक है, मिडिल इनकम। इंडिया आती है लोअर मिडिल इनकम में। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम। ठीक है, एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड आपसे कभी भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जो फैक्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट से जुड़े। फैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं जुड़ा हुआ आएगा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो डेटा भी इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है, तो आप लोग इसको ऐसे ही याद रखें। वहीं यूएनडीपी के लिए, यूएनडीपी का ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है उसने वो नहीं बनाया। इनका बस सिंपल सा क्राइटेरिया रहता है डेवलप्ड, डेवलपिंग और नॉन डेवलप्ड। या मैं सिंपल से कहूं ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ दो ही हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास दो क्राइटेरिया। अब हम लोग जरा बढ़ते हैं किसकी तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंट्रीज को रैंक किया जाता है एचडीआई के बेसिस पर, और उस एचडीआई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिस होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बीएमआई। बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको तो इट इज वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहां पर वेट इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम्स एंड इन मीटर्स। नॉर्मल रेंज यानी कि जो बीएमआई आना चाहिए, दैट इट शुड बी बिटवीन दी 18 to 25, वेयर लेस देन 18 आर कंसिडर्ड एज malnutritioned एंड above 25 ओबेसिटी और ओवरवेट। तो एक नॉर्मल रेंज 18 to 25 है जिसमें हमारा बीएमआई आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज। नाउ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? देखिए, फैसिलिटीज को पहले मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर देता हूं, वन इज प्राइवेट एंड द सेकंड वन इज पब्लिक। प्राइवेट फैसिलिटीज का एग्जांपल आ जाता है हमारे पास सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स, भाई मान लेते हैं मुझे आज मूवी देखनी है तो मैं गया, मूवी टिकट्स परचेज करी और मैं नहीं देखी मूवी। उस थिएटर में वही आदमी बैठ सकता है या वही आदमी जा सकता है जिसके पास अफोर्ड करने, वो मूवी टिकट्स को अफोर्ड कर पाता और ले ले। तो इसीलिए सर्विसेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज। लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, विच आर गिवन टू ऑल, यानी कि जो सबको अवेलेबल होती हैं, लो कॉस्ट या फिर फ्री होती हैं,
और इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि भाई सोशल वेलफेयर जो अचीव हो सके, या फिर जो रीच है फैसिलिटीज की वो बढ़ाई जाए। प्राइवेट फैसिलिटीज प्राइवेटली अवेलेबल होती हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास मनी है या जिनके पास पैसा है। पब्लिक फैसिलिटीज बनाई इसलिए गई जिसलिए ये अफोर्डेबल बाय ऑल हो, और ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज में वो सर्विसेज लाई जाती हैं जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, ये आप लोग जो सर्विसेज देख रहे हैं ये कॉमन टू ऑल है, ये जितनी मेरी है उतनी आपकी हैं, मैं भी इनको यूज कर सकता हूं, आप भी। तो पब्लिक फैसिलिटीज हैं ये सारी। वहीं प्राइवेट सर्विसेज में सिनेमा हॉल्स, मूवी थिएटर्स, ठीक है, स्विमिंग पूल जैसे प्राइवेट फैसिलिटीज है। गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज क्यों बनाती है? पब्लिक फैसिलिटीज बनाने का मेन पर्पस मैंने आपको बताया था, सोशल वेलफेयर करना। प्राइवेट फैसिलिटीज से अफोर्डेबिलिटी कम होती है, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ये आती है कि मनी इन योर पॉकेट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज required for your survival, required for your survival। ठीक है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ना एक एग्जांपल उठाते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि ये एक पूरी कम्युनिटी है, यानी कि एक मोहल्ला है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर ये एक इसमें से स्ट्रीट गुजर रही है, एक रास्ता गुजर रहा है, और यहां पर ना इसके जस्ट पीछे एक बड़ा सा ना डंप हाउस है, गार्बेज डंप हाउस है। सारा शहर का कूड़ा लाके यहाँ पर डाला जाता है। अब यहाँ पर ये जो घर है, हाउस नंबर ए, हाउस नंबर बी, हाउस नंबर सी, हाउस नंबर डी, ई एंड एफ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ना जो ये यहाँ पर कूड़ा पड़ने की वजह से गार्बेज बहुत ज्यादा फैलने लगा, कूड़ा बहुत ज्यादा फैलने लगा। तो अब क्या हुआ, ये जो घर थे ए बी सी डी ई एफ, पहले तो ये बिल्कुल मस्त रहते थे, लेकिन जब से यहाँ पर कूड़ा पड़ने लगा तो इन लोगों को प्रॉब्लम जो है वो होने लगी। भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही थी सी और डी को हो रही थी। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ से डंप हाउस हटाना चाहते हैं, हम लोग इस डंप हाउस को यहाँ से निकालना चाहते हैं, मतलब यहाँ से सरकार जो है वो इसको हटा ले। अब सी और डी ने क्या करा, खूब कोशिश करी, लेकिन ये डंप हाउस जो है वो नहीं गया। ये लोग अमीर भी थे, इन्होंने खूब पैसा का जोर जो है वो लगाया। उन्होंने सोचा कि यार पैसे से भी कैसे भी हम लोग ये काम कर लें। अपने घरों में इन्होंने अच्छी फैसिलिटीज यूज कर ली, प्योरीफायर और, लेकिन फिर भी ये इससे छुटकारा नहीं पा रहे थे। अब क्या सिर्फ पैसा इन दोनों को बीमारियों से बचा सकता है? नहीं। तो मनी जो है वो आपको सारी चीजें सर्वाइवल के लिए नहीं दे सकता। तो अब यहां पर क्या होगा, जब तक ये सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठा लेते तब तक ये डंप हाउस जो है वो यहां से शिफ्ट नहीं होगा। तो एक अकेला पैसा आपको नहीं बचा सकता। पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से नहीं बचा सकता, पैसा आपको कोविड-19 में नहीं बचा पाया। तो कुछ फैसिलिटीज जो होती हैं वो हमें पब्लिकली मिलनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसको अकेले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि मुझे रोड्स की जरूरत है, तो मैं अकेले रोड नहीं पढ़वा सकता, मुझे सरकार की जरूरत पड़ेगी वो रोड्स पढ़वाने के लिए। तो सरकार ऐसी सर्विसेज को क्या करती है, पब्लिक करती है। प्राइवेट फैसिलिटीज जो है वो सिर्फ प्राइवेट रहती है इन लिमिटेड फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि मनी आपको कई सारी चीजों से नहीं रोक सकती। अब जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, सरकार, अभी आप लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल देखा ही आपने, दिल्ली गवर्नमेंट आर्टिफिशियल रेन कराई, तो क्या आर्टिफिशियल रेन रेखा जी अपने घर पे थोड़ी करा रही थी? क्या सिर्फ उनको ही पोल्यूशन महसूस हो रहा था? नहीं भाई, पूरी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन को हो रहा था। तो एक वहां पर जितने भी अमीर लोग हैं वो सोचे कि भैया बारिश हम अपने यहाँ करा लें या पोल्यूशन हम अपने एरिया का कम करा लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर समझ में आया होगा। आप लोग इसके डेप्थ में हम लोगों ने कवर किया है सारी चीजें। स्टेटमेंट्स को बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम, जस्टिफाई करना, एग्जाम्पल हमें मस्टली देना ही देना, जरूर देना है। थैंक यू सो मच।